जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसी तरह से जिसकी सरकार उसकी पुलिस। केंद्र में जिस भी पार्टी की सरकार हो, वो पूरे सिस्टम को, जांच एजेंसियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, अपने प्रतिद्वंदियों को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है, उनको डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल करती है, उन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल करती है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि भारत में लगभग हर पार्टी पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं। तो उसी तरह से राज्यों को ही ले लीजिए। राज्य में भी जिस पार्टी की सरकार होती है, वो पुलिसिया सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। और महाराष्ट्र इसका अपवाद नहीं है। महाराष्ट्र में भी ऐसे मामले हुए हैं जहां पर कि आईपीएस अधिकारियों पर आरोप लगे कि वो सत्ताधारी पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, खेमेबाजी करते हैं। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी के हर राज्य में कुछ चुनिंदा अधिकारी होते हैं जो उनके प्रति वफादार होते हैं। हर राजनेता के अपने कोई खास अधिकारी होते हैं जिन पर वो भरोसा करते हैं, जिनकी काबिलियत उनको लगता है कि राज्य को सुचारू ढंग से चलाने में काम आ सकती है, और उसका वो अपनी पार्टी के फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनका। ऐसे गुट अधिकारियों के हर एक पार्टी के पास होते हैं, सत्ताधारी या विपक्ष के नेताओं के पास होते हैं। तो जब एक पार्टी सत्ता में आती है तो फिर उसके खेमे के अधिकारियों को अहम पोजीशन पर, एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग पर जगह दी जाती है, और जो विपक्ष के प्रति जो लोग वफादार माने जाते हैं उनको फिर साइड पोस्टिंग, यहां वहां पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर नक्सल प्रभावित इलाके में या ऐसी जगह पर जो कि अहम ना समझी जाती हो, वहां उनको भेज दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में भी। हुआ ये कि 2014 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार आई, तब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, और उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में रश्मि शुक्ला नाम की एक महिला आईपीएस अधिकारी, वो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की मुखिया बनाई गई, राज्य के खुफिया विभाग की। अब खुफिया विभाग की ये जिम्मेदारी होती है कि इस बात पर नजर रखी जाए, खुफिया जानकारी इकट्ठा की जाए कि राज्य में शांति व्यवस्था खराब करने में कहीं कोई हलचल तो नहीं हो रही है, कहीं कोई आतंकी हमले की साजिश तो नहीं रची जा रही है। ऐसे लोगों पर निगरानी की जाए जो कि किसी प्रकार की गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। लेकिन खुफिया विभाग पर इस तरह के भी आरोप लगते आए हैं कि खुफिया विभाग का इस्तेमाल सरकारें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर नजर रखने के लिए भी करती हैं। उनके नेता किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इस तरह की जानकारी हासिल करने के लिए भी। और इसके लिए रिसोर्सेस होते हैं स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास में, खुफिया विभाग के पास, जिससे कि फोन टेप किया जा सकता है, किसी पर निगरानी की जा सकती है। तो हुआ ये कि जब 2019 में जब शिवसेना बीजेपी के बीच झगड़ा हो गया विधानसभा चुनाव के बाद, और फिर महाविकास आघाड़ी बनी, और उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बनाए गए, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार, पार्टियों की जो गठबंधन सरकार बनी उसके, तो उस दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ओर से जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब विरोधी पार्टियों और साथ साथ में खुद जो शिवसेना जो साथ में थी, बीजेपी की जो सत्ता में साझेदार पार्टी थी 2019 तक, उनके नेताओं के फोन टेप किए जा रहे थे। कौन थे नेता? ये नेता थे संजय राउत, शिवसेना के सांसद। और गौर कीजिए, बात 2019 के पहले की है, जब शिवसेना और बीजेपी साथ हुआ करते थे, तब संजय राउत का फोन टेप किया जा रहा था। फिर उसके बाद नाना पटोले, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हैं, उनका फोन टेप किया जा रहा था। और एकनाथ खड़से, जो बीजेपी छोड़कर एनसीपी में चले गए थे, उनका फोन टेप किया जा रहा था। तो ये बात निकलकर सामने आई कि जब बीजेपी का मुख्यमंत्री था महाराष्ट्र में, तो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ओर से विपक्षी नेताओं के और साथ में जो साथी पार्टी है उसके भी एक नेता का फोन टेप हो रहा था। तो कौन करवा रहा था इस फोन को टेप? आरोप लगे रश्मि शुक्ला के ऊपर। रश्मि शुक्ला उस वक्त स्टेट इंटेलिजेंस कमिश्नर थी। क्योंकि उन्हीं के विभाग की ओर से ये फोन टेपिंग की गई थी, इसके लिए सीधे सीधे उन्हें ही जिम्मेदार माना गया। और इसके बाद ठाकरे सरकार ने
उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। एक एफआईआर मुंबई में हुई और एक एफआईआर पुणे में हुई कि किस तरह से नेताओं की निजता को भंग किया जा रहा था, उनकी प्राइवेसी को भंग किया जा रहा था और गैर कानूनी तरीके से उनके फोन टेप किए जा रहे थे। इन दोनों एफआईआर के बाद रश्मि शुक्ला के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। उन्होंने अदालत में जाकर अग्रिम जमानत के लिए अर्जी की और फिर उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने उनको एसआईडी कमिश्नर के पोस्ट से हटाकर एक नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग पर उनका तबादला कर दिया। इसके बाद रश्मि शुक्ला डेपुटेशन पर चली गई केंद्र में और केंद्रीय पुलिस बल के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। अब इस बीच महाराष्ट्र में हुआ यह कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो गया 2022 में और ठाकरे की सरकार चली गई, ठाकरे की सरकार गिर गई और उसकी जगह पर बीजेपी और शिवसेना की सरकार आई, शिवसेना शिंदे गुट की। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए। तो जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए तो ठाकरे सरकार ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ जो दोनों एफआईआर दर्ज कराई थी उनकी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। वो दोनों मामले बंद करा दिए गए। ऐसे में रश्मि शुक्ला आरोप मुक्त हो गई क्योंकि वही निशाने पर थी। एक और मामला दर्ज हुआ था जिसमें कि रश्मि शुक्ला ने एक खत लिखा था डीजीपी को और यह आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सरकार से जुड़े कुछ लोग अधिकारियों के और पुलिसकर्मियों के तबादले के लिए घूस लेते हैं। तो लेटर भी लीक हुआ था। फडणवीस ने लेटर को लीक किया था जब वो विपक्ष के नेता थे, तो उस पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। तो शिंदे सरकार ने उस एफआईआर को सीबीआई को दे दिया और फिर सीबीआई ने भी उस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। इन मामलों में यह हुआ कि अदालत ने यह तो माना कि देखिए गुनाह तो हुआ, फोन टेपिंग तो हुई, लेकिन कल्प्रिट सामने नहीं आया। कल्प्रिट जांच एजेंसियां पता नहीं कर पाई, सीबीआई पता नहीं कर पाई। अब रश्मि शुक्ला जो कि 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि फडणवीस के जो चुनिंदा खास अधिकारी हैं उनमें से ये एक हैं। और ये इस बात से भी पता चलता है कि इतने तमाम विवादों से घिरे रहने के बावजूद, आपराधिक मामले झेलने के बावजूद उनको महाराष्ट्र में वापस बुला लिया गया और महाराष्ट्र पुलिस का सबसे बड़ा पद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्हें डीजीपी बनाया गया। तो 48वीं डीजीपी हैं रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला डीजीपी हैं। अच्छा, इनके डीजीपी बनाए जाने के बाद शरद पवार ने एक तलख टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि अब ध्यान रखना होगा कि कहीं हमारे फोन ना टेप हो रहे हो, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में जब एसआईडी कमिश्नर थी तब फोन टेप हुए थे। बहरहाल डीजीपी का पदभार संभालने के बाद रश्मि शुक्ला ने कहा है कि वे साइबर क्राइम और महिलाओं से जुड़े अपराधों पर फोकस करेंगी और इनको नियंत्रण में करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।